हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम लोग देखते हैं टीजीटी पीजीटी म्यूजिक का जो एग्ज़ाम होने वाला था 5 अप्रैल को, जो कि अब कैंसिल हो गया है। हमको लगता है कि अब जो है एग्ज़ाम होगा तो वो होगा अब इलेक्शन के बाद ही, क्योंकि नेताजी का इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग का क्या है, हम लोग तो फिर भी बाद में कर लेंगे, करवा लेंगे, हो जाएगा। तो इसी सिलसिले में हम लोग सोचे कि एक बहुत ही बेस्ट सीरीज़ हम लोग शुरू करें, जो कि आप खुश हो जाएंगे क्वेश्चन को देख करके। इतना मस्त मस्त क्वेश्चन है। आप पूरे अच्छे तरीक़े से, आप अगर सही तरीक़े से वीडियो देखिएगा तो आई होप पूरे काम आएगा बीपीएससी टीचर म्यूजिक वाला में। ये टीजीटी पीजीटी दोनों में काम आ सकता है। क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है। और देखिए, हर एक क्वेश्चन का हम लोग रेफरेंस भी करते हुए चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे और उसका रेफरेंस भी करते चलेंगे। आई होप आपको बहुत ही सहायक ये साबित होगा ये सीरीज हम लोग का। बस आप लोग सपोर्ट अगर कीजिएगा तो हम चाहेंगे कि इसमें कम से कम 2500 क्वेश्चन है मेरे अपने पास, जो इसी तरह से किया हुआ है, तो हम आप लोग के बीच जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब, नहीं तो फिर हम तो भाई पढ़ रहे हैं, पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। बोलता हम लोग क्वेश्चन है कि सितार वाद्य बजाने में इनका प्रयोग किया जाता है। मतलब ये बोला जाता है मेरे भाई कि सितार जो वाद्य बजाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। सितार वाद्य बजाने में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, इसमें कमानी का, जावा का, स्टील वाला का, मिजरा का। देखिए पहले क्वेश्चन को छांटने का नियम देखते हैं हम लोग, क्योंकि 4 ही ऑप्शन है तो छाट सकते हैं लोग। कमानी जो हम लोग छत्ता कमानी भी कहते हैं, जावा। इसका सही आंसर हो जाएगा हम लोग का मिजराव से सितार को बजाया जाता है। किसी से? मिजराव को सितार से बजाया जाता है। चलिए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसका व्याख्या देख लेते हैं। सितार वाद्य बजाने में मिजराव का प्रयोग किया जाता है। सितार एक तंत्रीय वाद्य है। तंत्र वाद्य वे होते हैं जो कि न कि मिजराव या अन्य किसी अनूठी द्वारा अथवा अंगूठी के आघात से प्रत्याघात से बजाया जाता है। देखिए सिंपल से हम लोग समझते हैं कि तंत्रीय वाद्य किसे कहते। देखिए वाद्य जो है ना, वाद्य के 4 प्रकार, वाद्य के मित्र 4 प्रकार, वाद्य के 4 प्रकार। नंबर 1 में हो गया तंत्रीय वाद्य, नंबर 2 में हो गया घन वाद्य, नंबर 2 में हो गया घन, नंबर 3 में हो गया अवनद, और नंबर 4 में हो गया अपने लोग का सुशीरवाद। तो नंबर 4 में क्या हो गया? सुशीरवाद हो गया। 4 प्रकार के वाद्य हो गया। मीन्स कि जो बजाया जाता है वो 4 प्रकार का, जो जब तार को छेड़ करके, तार पे आघात पहुंचा करके, उससे जब तार से जब आघात पहुंचा करके जब उससे आवाज़ निकाल करके कर्णप्रिय बनाया जाता है, तो उसको हम लोग तंत्रीय वाद। घनवाद वहीं 2 ठोस वस्तु को जब टकरा करके और उसका जब संगीत में प्रयोग कर लिया जाता है उसके धुन को, तो उसको हम लोग देते हैं घनवाद। अवनदवाद जब किसी भी चीज़ पर चमड़े का लेप चढ़ा करके उसे पीट करके आवाज़ निकाला जाता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं अवनदवाद। सुशीरवाद भैया जानवे करते हैं। सुशीरवाद वो वाद हो गया जो हवा से फूंक करके, आवाज़ फूंक करके, सांस से फूंक करके जब हम लोग बजाया जाता है, उससे ध्वनि निकाला जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सुशीरवाद कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें एक औरव जाति का राग है। बोलता है इनमें एक औरव जाति का राग है। वो कौन है? खमाज है, मालकोस है, आसावरी है, मालकोस है, आसावरी। देखिए काफ़ी थाटे हैं, तो काफ़ी थाटे हैं तो थाट जन्य राग, आश्रित राग है। खमाज भी थाट है। इसमें कोमल नी कोमल, बाकी सब शुद्ध लगता है। काफ़ी में ग कोमल और नी कोमल, बाकी सब शुद्ध लगता है। मालकोस में जो है थाट भैरवी वादी मसा रखिए रे पव तृतीय पहर निश गाइए मालकोंस का अर्ज। तो भैरव थाट से ही है। थाट क्या हो गया? भैरव थाट से हो गया। असावरी भी आपको ग ध नी, असावरी भी थाट जन है, आश्रित राग है। तो इसका सही आंसर हम लोग हो जाएगा मालकोंस हो जाएगा। तो क्या व्याख्या दिया हुआ है? राग मालकोंस थाट भैरवी से उत्पन्न होता है, माना जाता है। इस राग की जाति औरव है। इनमें रे व प वर्ज है। तो इसमें रे और प वर्ज है। इसके गायन का समय रात्रि के 3रा पहर है। तो क्या हम बोले थे? एक अथी बोले थे, थाट भैरवी श्लोक, थाट भैरवी वादी मसा रखिए रे और प वर्ज तृतीय पहर निशि गाइए मालकोंस का। समझ में आ गया? चलिए, ताल के कितने प्राण होते हैं मेरे दोस्त? में कुछ नहीं सोचना। 8 प्राण, 10 प्राण, 12 प्राण, 10 प्राण होता है। ताल कितने प्राण होता है? 10 प्राण। इसकी व्याख्या देख लीजिए। व्याख्या, संगीत में ताल के मुख्य स्थान है। बिल्कुल स्थान भाई। ताल ही संगीत का
प्राण तत्व है। संगीत मकरंद में तालों के 10 प्राण बताए गए। अच्छा, ये भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, संगीत मकरंद, इसको बढ़िया से देख लीजिए, किसमें 10 प्राण का वर्णन किया गया है। तो कौन सा हो गया? संगीत मकरंद। तो संगीत मकरंद में ताल के 10 प्राण का वर्णन किया गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। पहला, काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तर। एक बार और बढ़िया से मेरे साथ आंख बंद करके दोहराए तो नंबर 1 बोलिए। देखिए, काल नंबर 1 में क्या हो गया? 10 को प्राण में से पहला नंबर क्या है? काल हो गया। दूसरा हो गया मार्ग हो गया। तीसरा हो गया क्रिया। तो काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तर। तो 10 को हो गया काल, मार्ग, क्रिया। काल, मार्ग, क्रिया, अंग, ग्रह, जाति, कला, लय, यति, प्रस्तर। तो 10 गो क्रिया हो गया, 10 गो। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। मानकर किस राग के स्वरों की प्राप्ति होती है? ये क्या वाला क्वेश्चन ही अधूरा है। चलिए इसको स्किप करते हैं हम लोग। अच्छा, व्याख्या देख लेते, क्वेश्चन गलत है तो हम लोग इसको सुधार करके होगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अगला क्वेश्चन, इसका व्याख्या देख लेते हैं। मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकुंश के मध्यम को षड्ज मानकर अराना राग के स्वरों की प्रतीत होता। अच्छा, ये बोला था कि मूर्छना पद्धति के अंतर्गत मालकुंश के मध्यम को, मतलब मालकुंश जो भैरवी थाट से है, मालकुंश के मध्यम को षड्ज मानकर, अच्छा सा मानेगा इसको, मानकर अराना स्वरों के प्राप्ति होती है। राग अराना थाट असावरी थाट से है। ठीक है, गाने का समय रात्रि का दूसरा प्रहर, वही मालकुंश का भी देखें ना, तीसरा प्रहर है, दूसरा प्रहर। ठीक है, राग अराना विशेषकर मध्य और तार सप्तक में खिलता है। चलिए देखें हम लोग क्वेश्चन। इनमें एक सितार पर नहीं बजाया जाता। अच्छा, ये क्वेश्चन कर रहा है कि इनमें से जो एक है सितार पर नहीं बजाया जाता। झाला, रेला, तोड़ा, जोड़ आलाप, झाला, रेला, तोड़ा, जोड़ आलाप। ये देखिए तीन क्वेश्चन में झाल जो बजाता है। रेला जो है ना दोस्तों, तबला में बजाया जाता है। देखिए, रेला सितार पर नहीं बजाया जाता है, यह तबला पर बजाई जाती है। तबला भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाला एक वाद्य तंत्र है। चलिए तो देखिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संगीत में अचल स्वरों की कुल संख्या कितने हैं? बिल्कुल हल्लू क्वेश्चन है। अचल स्वरों की संख्या बिल्कुल भाई 5 हो गया। तो कुल स्वरों की संख्या, इसको ध्यान रखिए। चलिए रिवाइज मारते हैं। कुल स्वर कितना हो गया? कुल स्वर हो गया 12 गो। शुद्ध स्वर पूछा तो कितना हो गया? शुद्ध स्वर अगर पूछ दिया आपसे तो शुद्ध स्वर हो गया 7 गो। वहीं अचल स्वर अगर पूछ दिया तो अचल स्वर पूछ दिया तो 2 गो। अचल स्वर पूछ दिया तो 2 गो। वहीं चल स्वर अगर पूछ दिया तो कितना हो गया मेरे भाई? 5 गो। तो ये कुल मिला के याद रखिएगा। तो 5 7 5 12। और अचल स्वर कौन कौन हो गया? इसी 12 में एगो सा और प, ये दोनों अचल स्वर है। सा और प अचल स्वर है। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका व्याख्या पहले हम लोग देख लेते हैं। बोलता है कि भारतीय संगीत में स्वरों के समूहों को सप्तक कहते। ठीक है, ये 7 स्वर हैं। सा रे ग म प ध नि सा। अच्छा, ये सा जो है तार सप्तक का, मीन्स कि दूसरा सप्तक का आ जाता है, इसीलिए सा अंतिम वाला बोला सा। और एक बात चलिए आगे बताएंगे। सा का जो है, चलिए अगला देखें। फ्रिक्शन कितना होता है? 240। तो ये बता रहे थे 240 सा का। और इस तरह से दुना इसका तार सप्तक का फिर हो जाएगा 480। ठीक है, तो सा और प अचल स्वर हो गया। ठीक है, क्योंकि ये अपनी जगह पर कायम रहते हैं, ये इसका दूसरा कोई रूप नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन। संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की? संगीत सम्राट, याद रखिए मेरे भाई, संगीत सम्राट की उपाधि किसने प्राप्त की? अनोखे लाल। किसने प्राप्त की? अनोखे लाल। देखिए, अनोखे लाल मिश्र प्रसिद्ध तबला वादक है। वे संगीत जगत में नाधी धीना के जादूगर नाम से प्रसिद्ध थे। उनका संबंध
उनका संबंध बनारस घराने से था, उनको संगीत सम्राट की उपाधि प्राप्त है। तो फिर से ध्यान रख लीजिए, संगीत सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त की? अनोखे लाल को। संगीत सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त है? अनोखे लाल को। फिर से याद रखिएगा, संगीत सम्राट की उपाधि किसे प्राप्त? अनोखे लाल। अनोखे, वाह, नाम भी अनोखा, काम भी ना धीन धीना का इसको जादूगर कहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, संगीत नामक पत्रिका किस स्थान से निकलती है? मेरे भाई, ना तो आगरा, ना तो दिल्ली, ना तो बनारस, ये निकलता है हाथरस से, जहां पर हाथरस कांड हुआ था। हाथरस कांड को लेकर ये जगह बहुत चर्चा में रहा था, इसलिए ध्यान रखिएगा, हाथरस से। कहां से? हाथरस से। हाथरस, संगीत नामक पत्रिका कहां से निकलता है? हाथरस से। चलिए, संगीत नामक पत्रिका हाथरस से निकलती है। इसका संपादन डॉक्टर लक्ष्मी नारायण गर्ग ने किया था। इसका प्रकाशन वर्ष 1955 ईस्वी में से हो रहा है। यह एक मासिक पत्रिका है। तो कौन सा? यह एक मासिक पत्रिका है। कौन सा? यह एक मासिक पत्रिका। अगला क्वेश्चन, हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन किसने किया? हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट, कितना अच्छा क्वेश्चन है। विष्णु नारायण प्लुतकर, विष्णु नारायण राव व्यास, विष्णु नारायण भातखंडे। यहाँ पर क्वेश्चन अटक गया लगता है मेरा कलम। इसका मतलब आंसर यही होगा, विष्णु नारायण भातखंडे। भातखंडे जी थे जो संगीत पद्धति में 10 थाट की प्रचलन किया। वैसे 72 थाट या मेल की प्रचलन जो है वेंकटमुखी प्रचलन किया, जो उत्तर भारतीय संगीत का था। जो उत्तर भारतीय संगीत, दक्षिणी संगीत, दक्षिणी संगीत पद्धति में प्रचलित था। लेकिन इसी के नियम, रूल, रेगुलेशन को यूज करते हुए इस 10 थाट में ही 10 थाट में जो है सब ठो आ जाता था, सब स्वर आ जाता था। इसीलिए इसी का रूल रेगुलेशन यूज किया और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे 10 गो थाट बनाया, जो सर्वमान है। ठीक है, देखिए इसका देख लेते हैं हम लोग। व्याख्या क्या है? हिंदुस्तानी संगीत में 10 थाट पद्धति का प्रचलन पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने किया। संगीत मकरंद में तालों के 10 प्राण बताया। ये तो पिछला क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा से दिया हुआ है ना। संगीत मकरंद में तालों के 10 प्राण बताए गए हैं, जो निम्न है। ए भाई, 10 प्राण, इसका मतलब है क्या? 10 थाट नहीं था क्या? 10 थाटे, ये क्या बता दिया भाई? गलत बता दिया। अच्छा, ये गलत है, हम 10 को बता देते हैं। इस 10 प्राण संगीत मकरंद बताया गया। देखिए, नंबर 1 में भिलावल हो गया, नंबर 2 में हो गया खमाज हो गया। अच्छा, भिलावल में सब शुद्ध हो गया। अच्छा, सब शुद्ध हो गया। नंबर 2 में खमाज में मात्र कोमल नी कोमल, बाकी सब शुद्ध। नंबर 3 में हो गया काफी, जिसमें ग कोमल और नी कोमल हो गया। एक और पिछले ग कोमल 3 हो गया ना। चौथा हो गया नंबर 4 में हो गया, चलिए भैरवे को ले लेते हैं। नंबर 4 में हो गया भैरव हो गया, जिसमें भैरव रे कोमल अधा कोमल हो गया। नंबर 5 में लीजिए भैरवी को ले लीजिए, भैरवी को ले लीजिए, जिसमें सब जितना भी कोमल है सब लगता है। रे ग ध और नी, इस सब को कोमल लगता है। नंबर 6 में आसावरी ले लीजिए। नंबर 6 में आसावरी ले लीजिए, जिसमें ग ध और नी, मतलब रे को सिर्फ छोड़े, बाकी सब ले लिए। ग ध नी सब ले लिए। ठीक है, ई से क्या लगता है? चलिए भी चल रहा है। ग ध नी। अच्छा, ई लिए, खमाज लिए, नहीं, कल्याण लिए, कल्याण, मात्र सिर्फ म तीव्र, बाकी सब शुद्ध। कौन सा हो गया? 7 गो हो गया। एगो हो गया पूर्वी, एगो और बचा पूर्वी हो गया। एगो तोड़ी हो, 8 गो हो गया। अच्छा, तोड़ी हो गया, तोड़ी हो गया। और एगो कौन बच गया भाई? 9 गो तो हो गया। एगो कौन? अच्छा, इसमें कलर अच्छा नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा। अच्छा, ये ठीक है, ये भी तोड़ी। एगो कौन बच गया भाई? एगो कौन बच गया जी? अच्छा, एगो बता देंगे लास्ट में। इसी क्वेश्चन में देखिए, आइए जगह, जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो इन्हें कहते हैं। अपने शुद्ध स्थान से नीचे की ओर स्थापित होते हैं, भाई ध्यान रखिएगा। अपने शुद्ध, यानी कि मान लीजिए सा है, ये तो होवे नहीं करते, अचल है। मान लीजिए ग है,
ग से ऊपर नहीं, ग से अगर नीचे की ओर स्थापित होता था, ग कोमल हो तो इसको क्या कहते हैं, कोमल स्वर कहते हैं। मैं एक ऐसा है जिसके पहले कम बल आता है, बाद में ज़्यादा बल आता है, इसीलिए इसको तीव्र स्वर कहा जाता है। पहले के ज़माना में मतलब वैदिक काल में इसी को कहा जाता शुद्ध, और अभी जो वर्तमान में म शुद्ध है, म शुद्ध जो कल्याण थाट में म तीव्र लगता है, तो अगर म शुद्ध उसको कोमल स्वर कहा था। ठीक है, इसका देख लेते हैं। जब कोई स्वर अपने शुद्ध स्थानों से नीचे की ओर स्थापित होते हैं तो इन्हें कोमल स्वर कहते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, कोमल स्वर और तीव्र स्वर, यानी कि विकृत स्वर दो प्रकार के होते हैं। ध्यान में रखिएगा, स्वर तो तीन प्रकार के हो जाएंगे, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर और कोमल स्वर। विकृत स्वर होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन? एगो हो गया कोमल, एगो हो गया कोमल, एगो हो गया तीव्र, एगो हो गया तीव्र। याद रखिएगा, एगो कोमल और एगो तीव्र। अगला देखिए, किस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया जाता है? किस वाद्य को कमानी द्वारा बजाया? वीणा को, वीणा के झनकार, वायलिन को, गिटार को तो अति से बजाया जाता है, ऑक्टोपेड को ना मेरे दोस्त, इसका सही आंसर होगा वायलिन को। गिटार को तो छोटा सा ये रहता है, प्लेक्ट्रम बोला जाता है उसको, उससे बजाया जाता है, क्योंकि हम भी सीखते हैं इसलिए पता है हमको। चलिए अगला देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। वायलिन विश्व का सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्र है। तार वाले वाद्य तंत्रों में वायलिन सबसे छोटा परंतु ऊंचे तारत्व वाला वाद्य यंत्र है। इसको कमानी से बजाया जाता है। देखते होंगे विदेशिया सब फार्म पर मुर्गी गलत कर दिया, सीओ वाला सब जो मतलब छोड़िए ना, अंग्रेज भाषा देखिएगा, ये कांक तौर में लिए हो रहता है और घसते रहता है, कमानी छता है, कमानी जैसा रहता है, उसे घसते रहता है, उसे निकलते रहता है। अच्छा लेकिन सुनने में लगता है, इस तरह से नहीं बोलना चाहिए, संगीत प्रेमी गुस्साइएगा नहीं, लेकिन ऐसे ही बोल रहे समझने के लिए आपको करते रहता है, अच्छा लगता है, कानों को बहुत प्रिय लगता है। तो मजाक नहीं कर रहे हैं, बस ये जो याद रखने के लिए बोलती है वायलिन, कमानी से बजाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला, मूषणाओं की कुल संख्या कितनी होती है? मेरे भाई मूषणा और मूषणा कुल मिलाकर के होता है 21, लेकिन कुल जो मान्यता है वो है 14, क्योंकि आप जानते हैं ना ग्राम कितने प्रकार का होता है। ग्राम होता है 3 प्रकार के, एगो षडज, एगो हो गया सरज, दूसरा हो गया मध्यम, तीसरा हो गया गंधार। तो 3 प्रकार का हो गया ना ये ग्राम, और इसके साथ 7 गो मूर्छना होते हैं हर एक ग्राम, तो 7 एक हो गया। तो हम लोग को कहा जाता है गंधार ग्राम जो है विलुप्त हो गया, इसीलिए गंधार ग्राम जो विलुप्त हो गया ना, तो इसीलिए कहा जाता है कि 7 7 14 योग है। लेकिन कुल पूछा है, तो कुल पूछा था कैसे हो जाएगा, है ना? क्या हो गया, क्या बोला है ये, क्या बोला है जी? मूर्छनाओं की कुल संख्या, मूर्छनाओं की मतलब एक ग्राम में, अच्छा सॉरी, देखिए इसको बढ़िया क्वेश्चन अभी ऐसे देखिए गलती हो गया, लेकिन सही इसका आंसर 7 होगा। क्यों? क्योंकि सब ग्राम में थोड़ी बोलता है, मूर्छनाओं की कुल संख्या बोला। वैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा तटमट लग रहा है, मूर्छना कुल अगर एक बोलेगा 21 हो गया, तो मूर्छना कितना हो गया, 1 ग्राम है, तो ये होगा 7। देख लेते हैं, मूर्छना अर्थात मस्ती, मोहिनी होना, आकर्षण या आनंद विभोर होना, 7 स्वरों के क्रम को आरोह अवरोह करना मूर्छना कहलाता है। मूर्छनाओं की कुल संख्या 7 होती है। अच्छा, मूर्छनाओं की कुल संख्या तीनों ग्राम में 7 या 21 होता है। ठीक है, देखिए एक सप्तक यानी कि स्वर हो गया, तो ग्राम जैसे अभी सप्तक होता है ना, पहले वैसे ग्राम हुआ करता था, उसी को जैसे सप्तक को ऐसे थाट को भी गाया बजाया नहीं जाता है, सेम उसी तरह से ग्राम को गाया बजाया नहीं जाता था। लेकिन जब उसी स्वर को गाया बजाया जाने लगे तो उसको हम लोग कहते हैं मूर्छना। तो एक सप्तक में, एक ग्राम में, एक सप्तक में कितना मूर्छना हुआ? कुल 7 को मूर्छना हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्रुव गान शैली की कितनी बानियां है? ध्रुवा गान शैली कुल कितना बानियां है? यही है वो नागौर, डागौर, खरहर और गोबरहारी बानी, 4 गो बानी होता है। कुल कितना बानी? 4 गो बानी होता है। देखिए ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति की गीत है। ध्रुपद गायकी एक गंभीर प्रकृति, इसमें कहा जाता है कि फेफड़े में दम होना चाहिए, जिससे गाते समय कंठ और फेफड़ों पर बल पड़ता है, मतलब ज़्यादा बल पड़ता है। तो वही हो गया। देखिए खंडार बानी
डागुर बानी, नौहर बानी, नौहरी बानी, गोबरहारी बानी, चार गो बानी है, याद रखिएगा। कौन सा? खंडारी बानी, डागुर बानी, नौहर बानी, गोबरहारी बानी। अच्छा देखिए, अगला क्वेश्चन बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। लाइक कर देने से क्या होगा, हमको लगा कि हाँ लोगों को पसंद आ रहा है। सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी डालेंगे धकाधक, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, लगभग 1500-2100 करीब क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग थोड़ा सा हौसला बढ़ाइएगा तो हमको लगा ना मेरे भाई पसंद कर रहा है और उसको हेल्प होगा, इसीलिए आपको बोलते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए। सदारंग और अदारंग के आश्रयदाता कौन थे? सदारंग और अदारंग के आश्रयदाता बहादुर शाह जफर, यही तो लास्ट अथी था ना, बहादुर शाह जफर, ये तो लास्ट मुगल के लास्ट, बहादुर शाह जफर लास्ट बादशाह था। ठीक है, जहांगीर मोहम्मद शाह रंगीला, इसे ही संगीत का बोझ होता है। रंगीला क्यों कहा पता है इसको? ऐसा कहा जाता है कि इसको इतना ज़्यादा संगीत से प्रेम था, इतना ज़्यादा संगीत प्रेम था कि नचनिया सब के बीच में हरदम ही घोल डल रहता था। अच्छा, हिस्ट्री का बात है, हिस्ट्री की बात बढ़ेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, लेकिन इतना ज़्यादा प्रेम था कि मतलब कि नचनिया सब के बीच में ऐसने दरबार दिया जाता था, हरदम उसी में बैठल रहता था, एकदम भोग विलास में लगल रहता था, इसीलिए इसको रंगीला कहा गया। क्या कहेगा? इसीलिए रंगीला कहा। ठीक है, चला देख रहे लोग। सदारंग अदारंग के महान संगीतक थे, लेकिन हाँ भाई, सदारंग अदारंग ये बहुत बड़े महान संगीतक थे। उत्तर मुगल काल में मोहम्मद शाह रंगीला शासक काल थे, इनको बादशाह रंगीला आश्रय प्राप्त था, बादशाह रंगीला का आश्रय प्राप्त। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन आलाप का प्रकार नहीं है? रूपक आलाप, मेला आलाप, मेलापक। अच्छा देखिए, मेलापक, मेरे भाई यहाँ शब्दों को गौर से पढ़िए, शब्दों का ही जाल है। अल्पित गान ये भी है, राग आलाप ये भी है, लेकिन मेलापक ये नहीं है मेरे भाई। देख शब्दों को बढ़िया से पढ़िए तबे समझ में आएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, क्या व्याख्या कहता है? दिए गए विकल्पों में मेलापक आलाप का प्रकार नहीं है। अन्य तीन प्रकार के आलाप निम्न: रूपक आलाप, अल्पित गान एवं राग आलाप। अन्य 3 प्रकार के आलाप निम्न है। चलिए 3 प्रकार के आलाप, ठीक है। अलग वर्गीकरण के अनुसार वाद्यों के निम्नलिखित में प्रकार माने जाते हैं भाई 4 प्रकार। अगला काहे देखेंगे हम लोग। भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों के अष्टांगों में से 7 अंगों को व्यक्तित करने की क्षमता होनी चाहिए। भारतीय संगीत में 5 प्रकार के वाद्य प्रचलित है। कौन? तंत्र, तंतुवाद, सुशीलवाद, अवनदवाद एवं गानवाद। तंत्र, तंतु, ये भाई क्या पड़ गया? लेकिन प्रश्न उत्तर के विकल्पों में 5 नहीं दिया गया है, अतः आयोग ने इस प्रश्न के उत्तर 4 सही माना। अरे भाई 4 को होवे करेगा, 5 को क्या? 4 को होवे करता तंत्री, अभी तो बताइए कि चला। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी की? सबसे अधिक? यहूदी मेनुहिम, चार्ल्स डिकेशन, E.M. फॉरेस्टर, YPK है भाई। चार्ल्स डिकेशन क्या? रविशंकर के पास 20वीं सदी में यहूदी। इसका क्वेश्चन यहूदी मेन्यूहिम। कौन? यहूदी मेन्यूहिम। इसका सही आंसर क्या होगा? यहूदी मेन्यूहिम। अच्छा पढ़ लेते क्या। रविशंकर के साथ यहूदी मेन्यूहिम वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बनाई। यहूदी मेन्यूहिम 20वीं सदी में महानतम वायलिन वादकों में से एक थे। उन्होंने अपना ज़्यादातर काल जीवन के यूनाइटेड किंगडम में बिताया। ठीक है, जब मूल राग में दूसरे राग की छाया दिखाई पड़ती है तो वह कौन होता है? अविभार्व, तिभोर, मूल लाग, इनमें से कोई नहीं। मूल लाग, इनमें से भाई इस क्वेश्चन हम कंफ्यूज हो रहे हैं मेरे भाई, इसका व्याख्या देखना पड़ेगा। जब मूल राग में दूसरे राग की छाया लाग दिखाई पड़ती है तो वह तिरोभाव होता है। तिरोभाव दूसरे राग का। वैसे शुद्ध राग 3 प्रकार के NCERT में दिया 3 प्रकार का होता है। एक शुद्ध, छायालांग और विकृत। मतलब शुद्ध जो थाट पर हो, छायालांग जो थाटों का छाया लगता हो, विकृत जो 1-2 थाट से मिला कर बनाया गया। तो 3 प्रकार का राग बताया गया। ठीक है, 3, एगो शुद्ध देख लीजिए, एगो शुद्ध, एगो छायालांग, एगो विकृत।
एगो विकृत। तो इस 3 प्रकार का एनसीईआरटी में हम देखे थे, नहीं तो प्रूफ दे देंगे, अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर भारतीय संगीत में प्रचलित विकृत स्वरों की कुल संख्या है। क्वेश्चन पूछो क्या भाई, 5 है वो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में विकृत 5 विकृत कहते हैं तो जो अपनी जगह से हिलते हो। अच्छा फिर से बढ़िया से पढ़ लेते हैं। उत्तर भारतीय संगीत में विकृत स्वरों की संख्या 5 है। विकृत स्वर उसे कहते हैं जो अपनी जगह से हिलते हो। ये निम्न है, रे ग रे ग म ध नी सा, जबकि अचल स्वरों की संख्या 2 है जो अपनी जगह से नहीं हिलते हैं। अगला क्वेश्चन, तबले में कितने घर होते हैं? तबले में मेरे भाई 16 घर होते हैं। तबले में कितने घर होते हैं? 16 घर होते हैं। देखिए तबला एक अवनद वाद्य है जो भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक ताल वाद्य है। तबले में कुल 16 घर होते हैं जिसमें इससे ताल निकलते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा बड़ी बात है भाई। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में रागों के कुल जातियाँ कितने हैं? 9 जातियाँ हैं। 9 जातियाँ। देखिए एक ट्रिक बताएं जाति को याद करने के लिए। आपको 3 को बस याद करना पड़ेगा, बाद में कुछ नहीं याद पड़ेगा जाति को याद रखने के लिए। देखिए पहले क्या करते हैं हम लोग, औरव, इसमें बताते हैं आपको, औरव। दूसरा हो गया शारव, दूसरा हो गया सारव और तीसरा हो गया संपूर्ण। तीन को देखिए। अब इसी को हम आपको बताते हैं बढ़िया से देख लीजिए। औरव इसी को क्या किया है, इसको इसमें मिला दिया, इसको इसमें मिला दिया, इसको रखा। मतलब एगो औरव हो गया, एगो औरव शारव हो गया, एगो औरव संपूर्ण हो गया। तो मतलब कि जब आरोह में 5 गो, देखिए किसी भी राग में किसी भी थाट में कोई भी राग बनता है तो कम से कम उसे 5 स्वर होना चाहिए और अधिक से अधिक 7 गो होना चाहिए। तो कम से कम 5 गो होना चाहिए। वही चीज़ कह रहा है कि जब 5 गो स्वर हो तो उसको और औरव कहेंगे। औरव देखिए हम कैसे याद किए, इसको याद नहीं रहता था, कन्फ्यूजन हो जाता। हम क्या किए इसको, औरव मतलब ओरा जाना। भात में हम लोग को ओरा जाता है, अगर 1-2 दिन रह जाता है ओरा जाता है ना, तो औरव माना ओरा जाना। ओरा जाता है तो मतलब कि खराब हो जाता है वो। तो मतलब कि बढ़िया स्वर खराब हो गया, तो खराब होने पर हम उसको सेट कर दिए, भाई खराब हो गया तो इसमें 2 गो स्वर निकाल दिया, मतलब कि इसमें 5 गो स्वर है। इसमें क्या गो है, 6 गो स्वर है। औरव रह गया। संपूर्ण तो हमको याद ही रहेगा, संपूर्ण 7 गो, तो बीच में मेरे 6 गो रहेगा, इसलिए इसको ऐसे हम कर लिए। तो देखिए 9 कैसे होगा, औरव मतलब आरोह में भी 5 गो और अवरोह में भी 5 गो। जैसे अभी जैसे कौन सा राग अभी देखे थे, थाट भरी वादी मसा रखे मालकोंस का ऐसे रेप वर्जित है। तो उसमें देखे औरव उसका जाति हो गया। फिर सारव हो गया, मतलब आरोह में 5 गो, अवरोह में 6 गो हो तो उसको औरव सारव कहेंगे। जब आरोह में 5 गो और अवरोह में 7 गो स्वर रहेगा, 7 स्वर पर होगा, तो उसको हम औरव संपूर्ण कहेंगे। इसी ट्रिक को यूज किया है कि सारव औरव, मतलब आरोह में 6 गो, अवरोह में अगर 5 गो तो सारव औरव कहेंगे। फिर आरोह में भी 6 गो और अवरोह में भी 6 गो तो उसको कहेंगे सारव कहेंगे। फिर आरोह में 6 गो और अवरोह में जब 7 गो कहेंगे उसको हम औरव सारव संपूर्ण। इस तरह से हम लोग देख लिए 9 को। समझ में आ रहा है आपको? तो पक्का समझ में आता है। सब्सक्राइब करिए मेरे भाई, फिर अगला वीडियो इसी तरह जाएगा। अब हम पूरा मूड में आगे पूरा वीडियो देंगे, झकास एकदम बढ़िया। इतना अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी लाइक करके सब्सक्राइब करिए, तब हमको हौसला बढ़ेगा ना, लगेगा कि ना भाई सबको पसंद आ रहा है। क्योंकि अभी आपको टाइम पूरा मिला है तो इसीलिए क्वेश्चन को आपको करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन करते करते आप बेहतर रहेगा कि हम लोग इस समय जुड़े हुए रहेंगे और रिवाइज करते हो। ठीक है, अगला देखो। अच्छा ये भी दिया हुआ है, राग के आरोह अवरोह में लगाने वाले स्वरों की संख्या से राग की जाति का बोध होता है। ठीक है, कुल मिलाकर 9 जातियां होती है जिससे पता चलता है कि राग में कितने स्वर लगते। ठीक है भाई, तो समझ गए। हिंदुस्तानी संगीत के लिए मान्य सम विश्वविद्यालय किस शहर में स्थित है? छोड़ना, इलाहाबाद से ही हम किए हैं, आप लोग भी किए होंगे इलाहाबाद से भी, तो इलाहाबाद है। चलिए, जिसको प्रयागराज हो गया। हिंदुस्तानी संगीत में मान्य विश्वविद्यालय इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिंदुस्तानी संगीत में ज्ञान व बोध को बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ज्ञान व बोध को बढ़ावा देने के विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। किस थाट के अंतर्गत राग की उत्पत्ति मानी जाती है? किस थाट के अंतर्गत रागों की उत्पत्ति मानी जाती है? बढ़िया क्वेश्चन बताइए। शुद्ध राग, जन्य राग, आश्रय राग, संकीर्ण राग। देखिए बोलता है कि किस थाट के अंतर्गत रागों की उत्पत्ति मानी जाती है? जन्य राग, आश्रय राग। आश्रय राग वे राग
है जिसके आधार पर थाटों का नाम हुआ। ठीक है, जिस थाट के अंतर्गत रागों की उत्पत्ति होती है उसे आश्रय राग कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बिलावल, बिलावल, बिलावल थाट है, बिलावल थाट है, लेकिन बिलावल राग भी है, बिलावल राग भी है। जैसे कल्याण थाट है, कल्याण थाट जिसमें म तीव्र लगता है और वहीं पर कल्याण राग भी है। तो यमन कल्याण, यमन कल्याण अलग हो जाता है, इसमें कोमल क्या बोलते हैं, कोमल नी भी लग जाता है, यमन कल्याण बोलता है इसको, लेकिन कल्याण राग भी है। तो जैसे कि जिसका अर्थ है नि सा नी रे सा नी रे सा पा मा गा रे सा नी रे सा। पकड़ हो गया इसका, तो अब पकड़ में आ जाएगा, इतना इतना बोलिए कोई समझ में आ जाएगा कि ये कल्याण यमन है। यमन यमन कल्याण भी कहा, यमन को यमन कल्याण भी कहा जाता है, इमन कल्याण भी कहा जाता है, तो कन्फ्यूज नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। पूर्वाढ़ के स्वर होते हैं, षडज के क्या बोलता है, पूर्वाग्र, पूर्वाग्रह के स्वर, पूर्वाग्र, पूर्वार्ध के स्वर होते हैं। षडज से पंचम, वेरी जो पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, सॉरी पूर्वार्ध और उत्तरांग, उत्तरांग पूछ रहा है, पूर्वांग और उत्तरांग पूछ रहा है। मतलब सरस से पंचम तक, पंचम से तार तक, फिर ऋषभ से धैवत तक, गंधार से निषाद तक। देखिए सा रे ग म प ध और नी, 7 को स्वर हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से लेकर के, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ तक जो हो गया ना, इसको पूर्वार्ध कहते हैं। उत्तरांग और पूर्वांग होता है। मतलब कि जब कोई राग देखिएगा कि उत्तरांगवादी राग है, मीन्स कि प से ऊपर ये राग बहुत ज़्यादा प्रचलित, ये खिलता है। जैसे एक राग सोनी था, रूम झूम बरसे में हरवा, अब मैं कैसे जाऊं घरवा। ये राग था सोहनी राग, राग सोहनी जो मारवा थाट पे है, जो मारवा थाट पे है, तो राग सोहनी हो गया। तो ये देखते उत्तरांगवादी राग है, मीन्स कि उत्तर में बहुत ज़्यादा ये खिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में देखते हैं। अच्छा व्याख्या देखते हैं। मध्य सप्तक के आधे देखिए ना हम लोग भाग यानी षडज से ऋषभ, गंधार व मध्यम स्वरों को पूर्वांग कहते हैं तथा दूसरे भाग यानी पंचम, धैवत, निषाद व तार षडज को उत्तरांग कहते हैं। तो हम लोग समझ में आ गया। देखते हैं। विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप से प्रदर्शन को क्या कहते हैं? मेरे भाई, विभिन्न ताल वाद्यों के सामूहिक रूप के प्रदर्शन को वाद्य वृदन, ताल माला, ताल कचहरी, ताल तरंग, ताल वृदन, ताल माला, अच्छा सॉरी गलत है ये भाई, ताल माला नहीं हो गया, वाद्य वृदंत। अच्छा ये मन में है कि ताल वाद्य वृदंत होंगे, क्योंकि ताल माला एक बुक है, वाद्य वृदंत। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग आएगा विभिन्न ताल मालाओं के सामूहिक रूप के प्रदर्शन को वृदंत कहते हैं। वृदंत, अच्छा कन्फ्यूजन को दूर कर लिए, वृदंत कहते हैं। वाद्य संगीत में 5 प्रकार के वाद्य होते हैं। तंत्र, तंतु, सुशीरवाद, अवनदवाद, घनवाद। मेरे भाई यही तंतु जो है ना, तंतु, इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं। प्लीज़ अगर कोई अच्छे तरीका डिटेल से जानते हैं और देख रहे हैं तो प्लीज़ इस कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, और नहीं तो हम खुद इस पर रिसर्च करके आपको हम वीडियो बनाएंगे। जो सच्चाई है उससे पीछा नहीं हटना चाहिए। हमको लगता है कि जो सच्चाई वो बोल देता है आप लोग को तो अच्छा रहेगा। चलिए देखते हम लोग। संगीत रत्नाकर में कुल कितने अध्यायों को? 7 अध्याय भाई, 7 अध्याय, सप्ताध्याय इसीलिए कहा था। संगीत सारंग देव कृति संगीत रत्नाकर के 7 अध्याय क्रमशः स्वर, राग, संकीर्ण, विषय, वाद्य, ताल, वाद्य एवं नृत्य इसी राग के इसी कारण
इसी कारण संगीत रत्नाकर को सप्ताध्याय भी कहा जाता है। यह ग्रंथ कुल 4 भागों में प्रकाशित किया है। तो कौन कौन हो गया? स्वर, पहला भाग में स्वर की जानकारी, दूसरा राग की, फिर प्रकीर्णनाध्याय कहा जाता है, फिर प्रबंधाध्याय कहा जाता है, फिर तालाध्याय, वादाध्याय, नीरत्नाध्याय। तो 7 वो अध्याय हो गया, इसीलिए सप्ताध्याय भी कहा जाता है। ठीक है, अगला आरा चार तल, तो फिर दोष, प्रत्येक में कितनी मात्रा है? तो बस 14 कहाँ दिख रहा है? 14, आरा चार तल, तो 14 मात्रा का ताल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? आरा चार ताल तथा प्रदोष ताल की कुल 14 मात्रा होती है। अगला, तबला पखावज वाद्यों के इस वर्ग में आता है। तंत्रीय अवनद, भाई आंख बंद के मारना अवनद, इसमें क्या है? तबला पखावज वाद्यों के अवनद वाद्य के अंतर्गत आता है। वाद्य चमड़े में मढ़े रहते हैं, अवनद वाद्य चमड़े में मढ़े रहते हैं, या ताल के वाद्य होते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है? तबला, नाद, इंडिका, मृदंग, इंडिका ढोल मंदिरों में बजाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ध्रुपद की उत्पत्ति से किस आश्रयदाता का संबंध रहा है? ध्रुपद के मानसिंह क्या? ध्रुपद एक गंभीर प्रकृति की गीत है। इसे गाते समय ठंड और कंठ और फेफड़े पर बल पड़ता है। इसका प्रचलन मध्यकाल में अधिक रहा था। ध्रुपद की उत्पत्ति से मानसिंह तोमर का संबंध था। मानसिंह तोमर, तो कि भाई ध्रुपद का इसको जनक कहा जाता है, क्योंकि यह ध्रुपद का बहुत ज़्यादा प्रचार किया। इसीलिए इसको जनक भी कहा जाता है। ध्रुपद के जनक यानी जो जन्म तक पहुंचाया। ठीक है, चलिए हम लोग देखिए क्वेश्चन इतना धराधर कर रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए मेरे भाई, और यहाँ तक रुक गए हैं तो पूरा हमको लगता है कि आपको अच्छा लगा ही होगा, इसीलिए यहाँ तक आप देखते आए, तो पूरा कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से हम लोग इस तरह से वीडियो इतना अच्छा तरीका देते चलेंगे। ठीक है, और बढ़िया तरीका और देंगे, लेकिन वही हौसला थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। प्रणव भारती, क्योंकि इसमें टाइम बहुत लग जाता ना, आसान थोड़ी है इतना अच्छा से देना आपको। प्रणव भारती के लेखक कौन है? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, आचार्य बृहस्पति, लालमणि मिश्र, ठाकुर जयदेव। तो प्रणव भारती, ओंकारनाथ ठाकुर किधर है भाई? पंडित ओंकारनाथ ठाकुर द्वारा प्रणव भारती ग्रंथ की रचना की गई सन 1956 है, इसको भी याद रखिएगा, 1956, सन 1956। ये अच्छा, एक बात और ध्यान में आया, अगर इसमें आप लोगों को पीडीएफ अगर चाहिए तो हमको इस कमेंट में बताइएगा, तब आपको हम व्हाट्सएप एक ग्रुप देंगे उसी में, जिसमें हम आपको सारा पीडीएफ भेज देंगे इसका, और अच्छे तरीके से भेज देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। ठाकुर द्वारा लगभग 50 प्राचीन क्या बोल रहा है भाई, 1956 ईस्वी में की गई थी। अपने 8 वर्षों के निजी अनुभव एवं लगभग 50 प्राचीन, मध्यकालीन एवं अर्वाचीन ग्रंथों के सूक्ष्म अध्ययन के पश्चात इस ग्रंथ की रचना की गई। मतलब ओंकारनाथ ठाकुर जो इतना अच्छा से ये ग्रंथ लिखा, इसी बारे में बताया गया। 8 वर्ष का अनुभव और 50 को मतलब ग्रंथ को पढ़ दिया, तब जा करके पीडीएफ को क्या लिख दिया, हम पीडीपी लिख दिया। अच्छा, अगला देखते हैं, बाज से क्या तात्पर्य है? बाज मतलब आवाज़, शैली, यति, गति। बाज मतलब बजाना, अर्थात आवाज़। ठीक है, बाज मतलब तात्पर्य है शैली। ओहो, दिल्ली बाज और था वो दिल्ली बाज का नाम सुने, तबला या दिल्ली बाज का मतलब शैली, मतलब एक शैली, एक तरह का शैली था। ठीक है, तो इसीलिए दिल्ली बाज एक प्रचलन हुआ। ठीक है, दिल्ली बाज या और बहुत सारा और बाज था, हम भूल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भरत ने कितने रसों का वर्णन किया? 8 रस मेरे भाई, 8 रस। 9 गो रस है, पर 8 गो रस का भरत ने वर्णन किया था नाट्य शास्त्र में। भरत मुनि द्वारा रचित कौन था? नाट्यशास्त्र। क्या था? नाट्यशास्त्र। पहला क्वेश्चन देखते हैं। भरत ने कुल 8 रसों का वर्णन किया था। ये 8 रस निम्न है: श्रृंगार रस, हर्ष रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयंकर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस। ओहो, इसको अच्छा कोशिश करते हैं हम 8 रस को बोलने का, देखते कितना सफल हो पाता है। बाद बाकी नहीं तो देखिए कितना आप लेते हैं इस पर। श्रृंगार रस,
श्रृंगार रस मीन्स कि किसी का हम लोग तारीफ करें, जैसे जैसे नहीं बोलता कि वाह कितना अच्छा है, हास रस करुण रस, मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। रुद्र हे वीर रस, मेरे सामने अगर कोई आया तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसने ये इस पे तो एक मीम याद है, जल्दी बोल कल से पनवेल निकलना है। एक नहीं था, चीते की चाल, बास की नज़र और बाजीरों की तलवार का संदेश नहीं करते, भयानक डर जाता हो, भयानक डर विभाव, ये हमको समझ में नहीं आया। अद्भुत, वाह वाह क्या बात है, ये अद्भुत भाव हुआ। ठीक है, तो 8 प्रकार देखें हम लोग। इनमें से कौन सी संस्था या केंद्र संगीत से संबंधित नहीं है? ये हो गया आपको यूनेस्को। यूनेस्को एक वर्ल्ड लेवल का क्षेत्र है, इसीलिए यूनेस्को नहीं है संगीत का। यूनेस्को कौन हो गया? यूनेस्को। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, अच्छा क्या देख रहे हैं हम लोग। यूनेस्को एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है। यह केंद्र संगीत संस्था से संबंधित नहीं है। शेष अन्य स्पीक मैक संकल्प एवं उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्रीय संगीत से संबंधित है। तो सब है लेकिन ये नहीं है। संकल्प भी है, स्पीक मैके उत्तर क्षेत्र। अच्छा, ये सब क्वेश्चन इतना ध्यान रखिएगा कि जो नहीं है उसको छांटने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो ये सब मान लीजिए याद नहीं अगर रहा तो फंस जाइएगा। यूनेस्को में शामिल हो गया वर्ल्ड वाइड, ये यूनेस्को में शामिल हो गया, मतलब ये रख रखाव करता है वर्ल्ड वाइड जो भी एक महत्वपूर्ण जगह को। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं यूनेस्को। इसको याद रखिएगा, मतलब कभी कभी देखिए क्वेश्चन में ट्विस्ट होता है, इसी को समझना तो होता है हम लोग को। अलग समझ लेते हैं कि यदि प्रस्तर ताल के अंतर्गत इससे संबंधित है, यदि प्रस्तर ताल के अंतर्गत इससे संबंधित है, आवर्तन, 10 प्राण, झूलना परत, ये सभी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हम लोग का 2 हो जाएगा, जो 10 प्राण। अच्छा, यदि ओह तेरी की क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 10 को प्राण नहीं था, उनमें से हम तो कंफ्यूज हो गए, हमको लगा क्या होगा, उनमें से कौन सा यदि किस ताल के अंतर्गत संबंधित है, मतलब क्या है ये? आवर्तन है। आवर्तन तो एक ताल जब खत्म हो फिर वहाँ पर एक आवर्तन कहते हैं। झूलना परतन ये नहीं समझते, ये सभी ये नहीं, 10 प्राण। ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा क्या देख लेते हैं। यदि प्रस्तर 10 प्राण ताल के अंतर्गत आते हैं, ताल हर संगीत में पाया जाता है। इसी ताल के 10 भाग होते हैं जिन्हें 10 प्राण अथवा तल 10 प्राण भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं कि टप्पा का जनक किसे? मियाँ शोरी किधर दिख रहा है भाई? मियाँ शोरी दिख रहा है, यही है मियाँ शोरी। टप्पा का जनक किसको कहता है? मियाँ शोरी को कहता है। टप्पा के जनक शोरी मियाँ को माने जाते हैं। ऐसे प्रचलित हैं कि टप्पा गायन शैली का आरंभ पंजाब में ऊंट पर सवार होकर चलने वाले कबीलों के लोकगीतों से हुई। ठीक है, अगला क्वेश्चन में तो पूर्वी थाट के स्वरों में मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध कर देने से इस थाट क्या बोलता है कि पूर्वी थाट के स्वरों में मध्यम तीव्र, ठाट पूर्वी मध्यम तीव्र, तो रे और ध मध्यम तीव्र के स्थान पर शुद्ध म। तो भैरव 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 क्या भैरव क्या भैरव क्या भैरव क्या भैरव क्या ना काफ़ी 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 भैरव का भी हो गया। पूर्वी थाट के स्थान पर देखो रे कोमल, म तीव्र और ध कोमल। तो इसको अगर शुद्ध हम लोग करते थे तो भैरव हो जाएगा ना। पूर्वी थाट के स्थान पर शुद्ध कर देने पर इस थाट के स्वर भैरव बनते हैं। भैरव गंभीर प्रकृति के राग है। इसकी उत्पत्ति भैरवी थाट से हुई है। इस राग का गायन समय प्रातः काल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 4 ताल, सूल ताल, तीव्रा ताल गायन शैली कहलाती है। बड़ा ख्याल, ठुमरी, ध्रुपद, चतुरंग, ठुमरी, 4 ताल, ध्रुपद होगा तीसरा। 4 ताल, सूल ताल, तीव्रा ताल इत्यादि गाई जाने वाली शैली ध्रुपद कहलाती है। इस गायन शैली में भक्ति रस, वीर रस, शांत रस, श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। तो क्या हो गया हम लोग का? तो भक्ति ध्रुपद हो जाएगा। ठीक है,
चार ताल सुलताल तिवरा ताल और गायन शैली क्या है, इसमें ध्रुपद ज़्यादा गाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी ताल के पूरे ठेके को एक बार बजाने में, अभी तो बोल रहे थे भाई आवर्तन कहते हैं उसको ना, आवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, किसी ताल को पूरे ठेके को एक बार कह देने आवर्तन कहते हैं, जबकि किसी भी गायन शैली एक भाग को गाने को मुखड़ा कहते हैं। मतलब पहला मुखड़ा, अंतरा, अंतरा, ठीक है। मुखड़ा एक शरीर के सर रूपी होता है, अंतरा पूरे धर रूपी होता है, पूरे शरीर रूपी होता है। संधि प्रकाश राग किस समय गाया बजाया जाता है? प्रातः काल जी, प्रातः काल। समय काल कैसे होगा? प्रातः काल, प्रातः काल, प्रातः काल 4 से 7, प्रातः काल, प्रातः काल तथा सेना, प्रातः काल, प्रातः काल तथा संध्या काल। अरे 1 नंबर होगा। अरे भाई, संधि प्रकाश, प्रातः काल तथा संज्ञा, क्या बोलता है? संधि पर, ओहो क्वेश्चन कंफ्यूजन, सॉरी। संधि प्रकाश मतलब क्या होता है कि सुबह, मतलब शाम, शाम प्लस सुबह का जब मिलन होता है तो उसको हम लोग कहते हैं संधि प्रकाश। और वही सुबह मतलब दिन, दिन और रात का जब मिलन होते रहता है, दिन और रात का जब मिलन होते रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं संधि प्रकाश। तो अर्थात प्रातः काल तथा संज्ञा काल, मतलब 3 से 6, यहाँ अति हाइफन देना भूल गया तो हाइफन 3 से 6 शाम को, प्रातः काल सुबह वाला, 3 से 6 शाम वाला, उसके यहाँ संधि प्रकाश है। यदि संज्ञा काल, छठी, यहाँ भी भूल गया, बजाए जाते हैं। संधि प्रकाश का अर्थ है वह रोशनी जहाँ रात और दिन मिलते हैं। इस राग के उदाहरण राग ललित, भोर तथा राग श्री है। राग श्री संधि प्रकाश है। ठीक है, ताल जिन स्थान से प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? भाई सम कहते हैं। ताल जिन स्थान से प्रारंभ होता है उसे सम कहते हैं। ताल एक निश्चित मात्राओं से बंधा और उसमें उपयोग में आने वाले बोलों के निश्चित वजन को कहते हैं। मात्रा किसी भी ताल के न्यूनतम अवयव को कहते हैं। अच्छा, न्यूनतम मतलब जितना कम नापा जाता है, जितना गिना जाता है, ऐसे धा, धी, ना, धा, तू, ना, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मात्रा कहते हैं। कितना मात्रा का? 6 मात्रा। भाग हो गया, विभाग हो गया, जैसे ये विभाग हो गया तो ये विभाग, ये बीच में दिया विभाग, 2 भाग में बांट दिया, विभाग कर दिया हम लोग। मात्रा जितना मात्रा का होता है, जितना काउंट किया तो उतना। ठीक है, तबला, पखावज, सत संगतकर्ताओं को गायक के किस ओर बैठना चाहिए? हमें गायक के पीछे नहीं, गायक के दाईं ओर बैठना चाहिए, गायक के दाईं ओर बैठना चाहिए। तबला पखावज व संगतकर्ताओं को गायक के दाईं ओर बैठना चाहिए, जिससे गायक के संगीत के साथ साथ तालमेल बैठ सके, क्योंकि दाएं ओर देखने में सुविधा होती है। ठीक है, अगला, वाद्यों पर बजाए तथा गाए जाने वाले राग और ताल में बृहद रचनाएं कहलाती है। वाद्यों पर बजाए तथा गाए जाने वाली राग तालबद्ध क्या कहते हैं? गत कहलाते, बोल कहलाते, झाला कहते, बंदिश। क्या बोलता है? वाद्यों पर बजाए जाने वाले राग और ताल में वध रचनाएं क्या कहता है? बोल कहलाता है, गत कहलाता है। मस्सी खानी है, रजा खानी, दो प्रकार का क्या होता है? बंद। मेरे भाई क्वेश्चन कंफ्यूज, मेरे दिमाग कहीं और कहीं चला था ना, क्वेश्चन कंफ्यूज होता है। वाद्यों पर बजाए तथा गाए जाने वाले ताल में बद्ध रचनाएं, ताल में बद्ध रचना को बंदिश कहते हैं। मतलब जो वाद्य, जैसे तबला धादी ना धातु ना बगैर ना, तो मर्द जोली मेरी बंदिश कहते हैं। मतलब जैसे कि कोई रागे गाया तो राग गाया, जैसे राग यमन ये नी रे ग रे सा पा मा ग रे सा एरी आली पिया बिन सखी रियारी पिया बिन सखी कलन परत मोहे घरी पलछिन मेरे एरियारी पिया बिन सखी रियाली पिया बिन। ये बंदिश हो गया। ठीक है, जब करा था अंतरा होता है दूसरा था। चलिए टाइम हम लोग बीत जाएगा, इसलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। वाद्य पर बजाए जाने वाले
गाए बजाने क्या बोलता है, गाए जाने वाले राग और ताल में बद्ध रचनाएं बंदिश कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलते हैं पुरिया धनांसरी परज वसंत रागें इस थाट के अंतर्गत आता है। मतलब पुरिया धनंसरी और परज बसंत ई देखने से भैरवी तो नहीं है, कल्याण तो नहीं है, इसमें छाड़ते हैं हम लोग क्योंकि बसंत पूर्वी से होगा इसका। ठीक है, एक क्या होगा, मेरे भाई गलती हो गया, पुरिया धनंसरी परज बसंत, बसंत राग बसंत तो पूर्वी राग से आता है, कल्याण थाट के साथ अंतर्गत आता है। देखिए पुरिया धनंसरी परज बसंत कल्याण थाट का के अंतर्गत आते हैं। राग शुद्ध कल्याण में आरोह में राग भोपाली और अवरोह में राग यमन के स्वर प्रयुक्त होते हैं। राग शुद्ध वो तो जानते हैं भाई, लेकिन ये फिर बसंत राग किसमें है, बसंत अच्छा कि भाई इसमें हम डाउट में हैं, कमेंट में बता सकते हैं और हम आपको इसका रेफरेंस नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट टीम देंगे और देख करके बढ़िया से बताएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बुक में देख करके एनसीईआरटी में नहीं होगा तो ग्राफ क्वेश्चन जहाँ देखिए जहाँ मिलेगा, नहीं तो होगा भात खाने संगीत साथ में जहाँ मिलेगा वहाँ कंफर्म होकर गुरु से पूछ करके तब आपको बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं संगीत प्रवीण उपाधि डिग्री किस संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है। गांधर महाविद्यालय, प्राचीन कला केंद्र, प्रयाग संगीत समिति। ठीक है, नंबर 3 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा संगीत प्रवीण उपाधि डिग्री प्रयाग संगीत समिति संस्थान द्वारा परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दी जाती है। देशराज मेजर डॉक्टर रंजीत सिंह, स्वर्गीय बैजनाथ सहाय एवं स्वर्गीय सत्यानंद जोशी द्वारा 1926 ईस्वी में महाशिवरात्रि के दिन पर स्थापित प्रयाग संगीत समिति भारत में संगीत के अभ्यास और प्रसार के लिए प्रमुख है। अगला क्वेश्चन, सितार का जफर खानी बाज किसने प्रचलित किया। उस्ताद बिस्मिल्लाह जफर खां, हलीम जफर खां, यही होना चाहिए क्योंकि नामे में छिपा है इसका आंसर। तो सितार का जफर खानी बाज हलीम जफर खान ने प्रचलित किया, नामे में इसका आंसर छिपा हुआ था। अगला क्वेश्चन होते हैं कि धूम टिक मूलतः किस वाद्य के बोल है। नगाड़ा का, ढोलक का, धूम टिक तबला का, धूम टिक नगाड़ा का क्या, धूम टिक किसका है तो पखावज का। तो सॉरी भाई इसका हमको आंसर पता नहीं था, हम देख के बताएं। धूम टिक मूलतः पखावज वाद्य का बोल है। यह उत्तर भारतीय शैली का ढोलक है। यह मृदंग के आकार, इसका एक दिखेगा, ये थोड़ा सा मोटगर टाइप का होता है, ये थोड़ा सा मोटगर टाइप का होता है। मृदंग जो होता है ऐसा लगता है उसको कोई बीमारी टाइप है, पतले दुबले रहता है बेचारा। और ये जो होता है पखावज, ये है मृदंग हो गया। ये जो अर्जुन को देखे होंगे महाभारत में मृदंग बजाते हुए थे, मृदंग धूम त्राक बजाते रहता, खूब बजाता है। और ये हो गया आपको पखावज। अरे भाई मृदंग ये हो गया, पखावज ये हो गया। अगला क्वेश्चन में देखिए, नाना साहब पान से किस वाद्य से संबंध है। नाना साहब पान से किस वाद्य से संबंधित है। दोस्तों नाना साहब पान से किससे पखावज संबंधित है। ये उत्तर भारतीय संगीत का इसलिए उतना पता नहीं है। नाना साहब पान से पखावज के प्रसिद्ध वादक है, पखावज के प्रसिद्ध वादक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि नाना साहब हो गई शास्त्रीय संगीत के किस विधा में होड़ी विषयक गीतों को बजाया जाता है। होड़ी विषयक गीतों को बजाया जाता है। ध्रुपद में, ठुमरी में, धमार में, ख्याल में। दोस्तों इसका शास्त्रीय संगीत में धमार विधा में बजाया जाता है। कहाँ बजाया जाता है, धमार विधा में बजाया जाता है, धमार विधा में। ठीक है, होरी विषयक बजाया जाता है। धमार का जन्म ब्रज भूमि के लोक संगीत में हुआ था। इस लोकगीत में वर्ण्य विषय राधा कृष्ण के होली खेलने का गाथा है। तो होड़ी और होली एक अलग होता है। देखिए होड़ी और धमार ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है, लोग धमार कोई होड़ी कोई धमार कह दिया जाता है कभी कभी। ठीक है, वाद्यों के कितने प्रकार होते हैं।
तो 4 प्रकार होते हैं। अच्छा 5 प्रकार आप देखे थे, इसमें हम पहली बार 5 प्रकार देखे थे, हम खोजने का भी प्रयास किए लेकिन 4 प्रकार हर जगह हमको मिला, इसीलिए 4 प्रकार आंसर होगा। भारतीय संगीत में प्रयुक्त होने वाले वाद्य साजों में अष्टांगों में से 7 अंगों को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। भारतीय संगीत में 5 प्रकार का वाद्य है, तंत्रु, सुशीलवाद, अवनतवाद और घनवाद। तंतु में कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो इसका 4 आंसर होगा, लेकिन यहाँ 5 दिया हुआ है, 5 अगर दिया हुआ है तो आप लोग बताइए और हम भी आपको बढ़िया से बता देंगे। अच्छा आज क्या लग रहा है कि आज हम लोग इसको यहीं पर छोड़ देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया था, इसको कर लेते हैं भाई, 51 कर लेते हैं, ठीक है, 51 का इसलिए तो 51 क्वेश्चन देखते हैं। 72 मेलों का वर्णन किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो शारंगदेव द्वारा तो संगीत रत्नाकर लिखा गया था, वेंकटमुखी द्वारा, ये वेंकटमुखी द्वारा गणितीय विधि द्वारा 72 मेलों का प्रचलन किया और 72 मेलों को ये सिद्ध किया गणितीय मेलों। तो आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं और हम लोग नेक्स्ट दूसरा भाग लेकर के, अगर आपको अच्छा लगा कमेंट कर बताइएगा, दूसरा भाग लेकर जस्ट हाजिर होंगे। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, पढ़ते रहिए और हमारे इस चैनल, छोटी सी चैनल को आप अगर चाहे तो बड़ा बना सकते हैं। मिलते हैं दूसरे टॉपिक के दूसरे भाग में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखिए और दूसरा वीडियो का इंतज़ार कीजिए।